हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपी का री एग्ज़ाम हो रहा है, उसके साथ साथ रेलवे में कई सारी नई और भर्तियाँ आई हुई हैं, जैसे कि टेक्नीशियन की और आपकी अभी एनटीपीसी की भी वैकेंसी आने वाली है और रेलवे पुलिस फोर्स के फॉर्म्स भी भरे जाने वाले हैं। तो कई सारे एग्ज़ाम आगे हमें दिख रहे हैं और ये रेलवे और के एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो जनरल साइंस होता है। 12th जिन्होंने साइंस साइड से किया होता है, अधिकतर वही लोग एलिजिबल होते हैं इसके फॉर्म्स को भरने के लिए, जो टेक्नीशियन का फॉर्म होता है और जो आपका ये एनटीपीसी के फॉर्म्स होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एक साइंस की सीरीज़ लेकर आए हैं और इसमें मैं आपको कंप्लीट साइंस करवाऊंगी। हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से और हम साथ में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री भी लेके चलेंगे, उसे भी हम पूरी कंप्लीट करेंगे। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे साइंस में बायो का, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेलवे के हर एग्ज़ाम में, बट ऐसा नहीं है कि साइंस और किसी एग्ज़ाम में नहीं आती है। अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको यूपीपी के एग्ज़ाम्स के लिए प्लस जो आपका रेलवे का एग्ज़ाम है और जो अदर एग्ज़ाम्स भी हैं जैसे सुपर टेट हो गया या और कोई एग्ज़ाम, क्योंकि ये जो वनडे एग्ज़ाम की साइंस होती है वो अधिकतर कॉमन होती है। सभी एग्ज़ाम्स में जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, बस जो क्वेश्चन पूछने का या क्वेश्चन फ्रेमिंग का जो पैटर्न होता है वो केवल डिफरेंट होता है। तो जब आप पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लेंगे, उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग चाहे एग्जामिनर जैसे भी करे, आप उसे टैकल कर ले जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, और हमारी इस सीरीज़ का जो नाम है वो है विज्ञान अब होगी और भी आसान। तो मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको ईजी लगने लगेगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ काम करते हैं, ये पाचन तंत्र कहलाता है। थोड़ा सा इजी वर्ड में अगर मैं बता दूं तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं, ठीक है। वो एक साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं, जिसमें कई सारी ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां हैं, ऑर्गेन्स यानी अंग हैं, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को जो भोजन की अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन से लेकर ईजेशन तक, मल त्याग को ईजेशन बोलते हैं, ईजेशन तक एक तंत्र बना होता है, यानी कि अंगों का एक सिस्टम होता है। जो अंग होते हैं, कई सारे अंग इसमें एक सिस्टमैटिक रूप से अरेंज होते हैं, इसे ही हम पाचन तंत्र बोलते हैं, ये आसान भाषा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाचन। पाचन क्या होता है? तो अगर हम पाचन तंत्र की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा ये, अगर मान लीजिए किसी को ह्यूमन बॉडी है, तो ये माउथ है, माउथ से शुरू होकर हमारा नीचे एनस तक जो ये पूरा सिस्टम आता है, इसमें कई सारे ऑर्गेन्स बीच में यहाँ पर आते हैं, ये ऑर्गेन्स आते हैं। ये पूरा जो सिस्टम होता है इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। माउथ से शुरू होता है और एनस पे जाकर ख़त्म होता है। आगे हम इसका पूरा सचित्र इसका वर्णन करेंगे और इसको चित्र सहित देखेंगे। डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बायोलॉजी है तो वो डायग्राम से ज़्यादा हमें समझ में आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाचन, यानी कि किसकी बात करेंगे? पाचन हम बोलते हैं डाइजेशन को, डाइजेशन को हम पाचन बोलते हैं। तो अब डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन बेसिकली, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। मतलब डाइजेशन इज द एंजाइमेटिक एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल बट एब्जॉर्बेबल फॉर्म। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि
केमिकल क्योंकि एंजाइम एक केमिकल होते हैं, और बायो क्योंकि ये एक लिविंग बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रही है, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। और एक एंजाइमेटिक एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड जो होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उनको उन्हीं के सिंपलर फॉर्म में, जैसे कि प्रोटीन है, मान लो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल स्ट्रक्चर है, उसको अगर हम उसके सिंपलर स्ट्रक्चर में तोड़ दें, सिंपल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसका सिंपलर स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की अमीनो एसिड, या इसे हम इसका मोनोमर भी बोलते हैं। जब ये कई सारे अमीनो एसिड ऐसे ऐसे मिलते हैं, जब कई सारे अमीनो एसिड मिलते हैं तब जाके एक प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और उसको उसके ही सिंपलर फॉर्म में यानी अमीनो एसिड में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, और पाचन की डेफिनेशन पढ़ी कि डाइजेशन क्या होता है। नोट्स हिंदी में हैं क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो हिंदी है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश करूँ। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे पाचन के चरण यानी कि जो स्टेप्स होते हैं डाइजेशन में, क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना, हमारा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो साइंस में जो भी सिस्टम होते हैं वो एक सिस्टम एक स्टेप्स में काम करते हैं। जितना भी प्रोसेस होती है वो कुछ स्टेप्स में होती है। जैसे जो पहला स्टेप है वो हमारा है अंतर्ग्रहण। इस अंतर्ग्रहण को हम बोलते हैं इंजेशन। अब इस अंतर्ग्रहण में क्या आता है, इस अंतर्ग्रहण में बेसिकली हम जो खाना अपने मुंह से खाते हैं और उसे निगलते हैं, खाना खाने की जो प्रोसेस है, मुंह से खाना खाने की प्रोसेस, हमने अंदर लिया अपने खाना, तो वो हो गया अंतर्ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है पाचन। पाचन मतलब डाइजेशन, राइट। तो डाइजेशन, पहले अंतर्ग्रहण हमने किया, खाया, फिर वो जो चीज़ हमने खाई उसका डाइजेशन हमारी बॉडी में हुआ। जैसे प्रोटीन था तो प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट गया। अब तीसरा स्टेप है हमारा अवशोषण, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, राइट। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अभी अमीनो एसिड हमारे पेट में पहुंच तो गया, लेकिन हमारे बॉडी के हर पार्ट को कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, अवशोषण से। अब हमारे ब्लड में क्या होगा, ये जितना भी अमीनो एसिड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने खाया है उससे हमें जो भी मिला है, सपोज दैट हमने स्टार्च खाया है तो हमें ग्लूकोज मिलेगा टूट के, और प्रोटीन खाया तो अमीनो एसिड मिलेगा, राइट। तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। जैसे जो फैट होता है हमारी बॉडी में वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, कि हमने फ़ैट को खाया, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में मतलब अपने छोटे अणुओं में टूट गया और उसके बाद वो आराम से एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में। तो फैट का कुछ जो सीन होता है वो अलग होता है। फैट के केस में फैट का पहले एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण होता है, ठीक। फैट ऐसे ही नहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। फैट में क्या होता है, जैसे फैट का जो मॉलिक्यूल होता है, ये एक मॉलिक्यूल है फैट का, तो इसके चारों ओर एक प्रोटीन की कोटिंग बनती है, फिर वो जाकर एक काइलोमाइक्रोन में चेंज होता है। बड़ी लंबी प्रोसेस है वो। कुल मिला के ये जो स्टेप है आप ये याद रखिए, ये केवल फैट के डाइजेशन में स्वांगीकरण का यूज़ होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में इसका यूज़ नहीं होता है। और लास्ट हमारा स्टेप है फिफ्थ, निष्कासन, यानी कि इसको हम बोलते हैं ईजेशन। ईजेशन मतलब जो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ईजेशन बोलते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स थे, ये 5 स्टेप्स होते हैं। इन्हीं स्टेप्स जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पाचन तंत्र। चलिए, पाचन तंत्र, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा पाचन तंत्र है वो यहाँ मुंह से शुरू हो रहा है, राइट। मुंह से शुरू हो रहा है और ये देखिए गुदा द्वार, इसको हम एनस बोलते हैं, यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है। तो अब अगर हम मुंह की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है जीवा यानी कि टंग, हमारी जीभ, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मुख गुहा, यानी इसे हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, बक्कल कैविटी, मुख गुहा को हम बक्कल कैविटी बोलते हैं।
जीवा को आप सभी को पता है कि सेकेंड, जीवा टंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रसिका। ग्रसिका या इसे ग्रास नली बोलते हैं, या जो खाने की नली हमारी होती है उसे हम बोलते हैं ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ये इसका क्या काम होता है, मुंह में जो हमने खाना खाया उसको ये अपने साथ ले, इसके थ्रू ही खाना कहाँ आता है, स्टमक में, यानी हमें अमाशय में आता है। अमाशय को हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमाशय आगे चल के किस में खुलता है, अमाशय हमारा आगे चल के संकरा हो जाता है, और ये देखिए यहाँ पे ये क्षुद्रांत, यानी जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन, SI लिख दे रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, इसे हम क्षुद्रांत बोलते हैं, छोटी आंत में खुलता है। उसके बाद छोटी आंत ही यहाँ पर, यहाँ से देखिए यहाँ पर आगे चल के जो है बृहद्रांत, मतलब छोटी आंत ही आगे चल के सक्रिय हो जाती है और आके बड़ी आंत में खुल जाती है, इसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। LI से मैं लिख दे रही हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। और जो जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, जैसे कलर चेंज करके थोड़ा दिखाती हूँ मैं आपको, ये जहाँ पर छोटी आंत, यहाँ पर मैंने ब्लू किया, यहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, वहाँ पर एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम परिशेषिका बोलते हैं, जिसे हम परिशेषिका बोलते हैं, या हम इसे बोलते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बोलते हैं, या कहीं कहीं आप इसे लिखा पाएंगे क्रमी रूप परिशेषिका या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अभी अपेंडिक्स का क्या काम होता है, इस अपेंडिक्स का जनरली कोई काम नहीं होता है। जब हम हर्बीवोर थे, हमारा इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन जब हुआ है, तो हम पहले केवल शाकाहारी थे, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे मांसाहारी हुए, फिर अब हम सर्वाहारी हो गए, राइट। जब हम हर्बीवोर्स थे, शाकाहारी थे, तो इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज, जो पत्तियां होती हैं उसमें बेसिकली सेलुलोज होता है, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते थे। पर धीरे धीरे हमने खाना उस तरीके से हम सर्वाहारी हो गए, तो हम मिक्स चीज़ें खाते हैं। तो अभी भी ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है किनमें, जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, जैसे रैबिट होता है, रैबिट में वो बहुत डेवलप होता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं। अगर वो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो जो खाता है पत्ते, वो डाइजेस्ट कैसे होंगे, राइट। तो लेकिन हमारे अंदर अगर बात करें तो इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का एज सच कोई काम नहीं है, इसीलिए हम इसे वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका यूज़ हम लंबे समय तक नहीं करते हैं, तो वो आने वाले कई सालों में, थोड़े सालों में नहीं, हज़ारों सालों में वो वेस्टिजियल हो जाते हैं और धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी हेयर्स, जब हम आदि मानव के समय में थे तो हमारे बॉडी हेयर्स बहुत बड़े बड़े थे, बट धीरे धीरे बॉडी हेयर्स का कोई यूज़ नहीं था, टेम्परेचर बैलेंस करते थे, बट अब टेम्परेचर भी हम हिसाब से बैलेंस होने लगा, लोग कपड़े पहनने लगे, जाड़े में कपड़े पहनने लगे, स्वेटर्स, ये सब चीज़ें आने गई। तो क्या हुआ, इवेंचुअली जो बॉडी हेयर्स हैं वो हमारे रिड्यूस हो गए, ठीक है। किसी किसी को तो बिल्कुल नहीं होते हैं, बट अभी भी किसी किसी को होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते हैं, लेकिन जितने हमारे आदि मानव के ज़माने में होते थे। मुंह पे भी बाल होते थे, मुंह पे हमारे ये आईब्रो होती है, मूंछ होती है, दाढ़ी होती है लड़कों में, राइट। तो वो हो गया। जैसे हमारे छोटी वाली उंगली जो है, ठीक है, वो छोटी क्यों हो गई, बाकी सब उंगलियां तो ठीक है, क्योंकि अब उसका धीरे धीरे यूज़ है। आज के कई हज़ारों साल बाद ये जो छोटी वाली उंगली है हमारी, वो भी वेस्टिजियल हो जाएगी और इवेंचुअली वो गायब हो जाएगी, ठीक है। हमारे नेल्स, बहुत सारे ऐसे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो वेस्टिजियल हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जो आगे आने वाले समय में गायब ही हो जाएंगे, राइट। तो उसी में से एक है अपेंडिक्स। बट क्या होता है, कभी कभी एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है, अपेंडिसाइटिस हो जाती है इंसान को। जब खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जा रहा होता है, तो बड़ी आंत के बाद वो और आगे बढ़ना चाहिए और एनस से फिर बाहर निकलना चाहिए, पर कुछ कुछ खाना जो है वो फंस जाता है आपके अपेंडिक्स में और वो वहाँ पर सड़ता है। फिर वहाँ पे आपको जो है पेन होता है, धीरे धीरे फिर वो पेन बढ़ जाता है। इसका पेन बहुत ही खतरनाक होता है, टॉलरेबल नहीं होता है जनरली। और इसको फिर क्या करते हैं, इसका एक ही इलाज होता है कि इसको ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को डॉक्टर्स हटा देते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। इससे सच कोई बहुत बड़ी ये बात नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इधर का हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम राइट साइड वाले
ऑर्गन्स की बात करेंगे, अग्न्याशय, ये इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज जो है स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये पत्ती जैसा स्ट्रक्चर ये था, ये होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है और पैनक्रियाज एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पढ़ेंगे आगे हम इसके काम भी। नेक्स्ट हमारा यकृत, यकृत लीवर, सब लोग जानते हैं लीवर। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर को बोलते हैं, गॉल ब्लैडर को बोलते हैं। और डायाफ्राम, ये जनरली आपको इस सिस्टम में जानने की ज़रूरत नहीं है। डायाफ्राम बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है मस्कुलर, ये क्या करता है, ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है हमारा ये हेड, ये जो रीजन है इसको हम हेड बोलते हैं। नेक्स्ट से लेके जो ये पूरा ये एरिया है डायाफ्राम तक, इसको हम बोलते हैं थोरेक्स, ठीक है। और ये जो उसके बाद थोरेक्स के बाद नीचे वाला ये एरिया होता है जहाँ पूरा पेट होता है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, एब्डोमेन, राइट। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होती है। तो जो ये डायाफ्राम होता है ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने का काम करता है। चलिए, हमने समझा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब हम देखेंगे कि हर ऑर्गन का क्या क्या काम होता है, कैसे वो काम करता है और क्या उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी होती है बेसिकली। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा कि पाचन तंत्र जो होता है उसमें बेसिकली ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होते हैं पाचन अंग और एक होती है हमारी पाचन ग्रंथियाँ। पाचन अंग और पाचन ग्रंथियाँ। पाचन अंग में हमने क्या क्या पढ़ा, मुख गुहा, पीछे पढ़ा हमने बकल कैविटी, ग्रसनी यानी ईसोफेगस, ग्रसनी, ग्रासनाल, ईसोफेगस। नेक्स्ट अमाशय यानी स्टमक, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, और मलद्वार यानी कि हमारा एनस, रेक्टम या एनस। नेक्स्ट हमारा पाचन ग्रंथियाँ। अब इसमें बीच बीच में लार ग्रंथि जो कि बकल कैविटी में आएंगे, हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, इनको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। यकृत या लीवर की बात करेंगे, और अग्न्याशय, ये ग्रंथियों में आएंगे। ये ऑर्गेन्स भी हैं बट ऑर्गेन से भी ज़्यादा ये ग्लैंड्स हैं, क्योंकि इनके कुछ ग्लैंडुलर फंक्शंस हैं। जो ये वाले अंग हैं इनके ग्लैंडुलर फंक्शंस नहीं है। ग्लैंड क्या होती है, जो कुछ सिक्रीट करती है, कुछ कोई लिक्विड निकालती है। अब कुछ ग्लैंड जो होती हैं वो एक्सोक्राइन होती हैं। जैसे जो ग्लैंड होती है, मैं आपको बता दूं, जैसे जो ग्लैंड होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, ठीक। एक होती है एक्सोक्राइन, ठीक है, एक होती है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं, ठीक है, और एंडोक्राइन वो होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, राइट। एक्सोक्राइन जो है इनमें कोई डक्ट नहीं होती है, नलिका विहीन होती हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इनमें नली होती है। तो इतना याद रखिए आप कि एक्सोक्राइन जो होती हैं वो एंजाइम निकालती हैं और जो एंडोक्राइन होती हैं वो हार्मोन निकालती हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, अब हमारे ऑर्गेन्स स्टार्ट होंगे धीरे धीरे, और उस ऑर्गेन्स के क्या काम है और वो क्या किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है ये हम जानते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने मुख गुहा से। मुख गुहा, या हम इसे कहते हैं क्या, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी भी हम इसे बोलते हैं। तो पाचन तंत्र के इस भाग में जीभ क्या आती है, हमारी टंग, दांत यानी तीथ, और लार ग्रंथियाँ, गलत लिखा है, लार ग्रंथियाँ होती हैं। दांत भोजन को बारीक पीसते हैं, सभी को पता है दांत का काम होता है चबाना, पीसना, और ग्रंथियों से लार जो है वो लार भोजन में मिलकर उसे चिकना और नरम बना देती है। अगर सलाइवा ना हमारे मुंह में, हम कुछ खाते हैं तो वो सलाइवा में लिपट कर ही चिकना बनता है, जिसकी वजह से हम उसे निगल पाते हैं। अगर वो चिकनापन ना हो तो हमें निगलने में प्रॉब्लम होगी और हर बाइट में हमें पानी पीना पड़ेगा। ऐसे कुछ फूड भी होते हैं जिनको खाने से लार कम बनती है, सलाइवा कम बनता है, तो हम कहते हैं ना कि निगल नहीं पा रहे हैं उसको, तो हम उसके लिए पानी पीते हैं, या कभी कभी फंस जाता है गले में, तो वो इसी वजह से।
कि सलाइवा कम जब सिक्रीट होता है। तो ये बकल कैविटी में इतने स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जीभ होती है, दांत होते हैं और सलाइवा होती है। तो सलाइवा तो हम ग्लैंड में पढ़ेंगे आगे, उसके पहले हम दांत पढ़ लें कि दांत ह्यूमन में जो स्ट्रक्चर है दांत का, वो दांत का स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरीके से है। तो बात करें तो हमारे अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर जो दांत हैं वो 4 तरीके के होते हैं, राइट। पहला होता है इंसीजर, या जिसे हम कृंतक बोलते हैं, हिंदी में कृंतक बोलते हैं, इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रदनक या कैनाइन। थर्ड होता है हमारा अग्रचवर्णक या प्रीमोलर। और फोर्थ होता है हमारा चवर्णक या मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब चारों के आप यहाँ चित्र भी बनाया, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे इंसीजर जो होता है, ये इंसीजर आपके जॉ में जो ये सबसे आगे ये 2 दांत होते हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। ये जो आगे के ये 2 दांत होते हैं बड़े, जो बड़े दिखते हैं, उन्हें हम इंसीजर बोलते हैं। ये इनका यूज़ क्या होता है, ये काटने के दांत होते हैं। किसी भी चीज़ को जब हम काटते हैं तो सामने वाले दांतों से काटते हैं। जैसे एप्पल जब हम खाते हैं तो एप्पल को जब हम काटते हैं तो सामने वाले दांतों से काटते हैं, राइट। तो उसके लिए हम इंसीजर का यूज़ करते हैं। 2 अपर जॉ में होते हैं, 2 लोअर जॉ में, टोटल 4 दांत होते हैं, राइट। सॉरी, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, टोटल 8 होते हैं इंसीजर। तो अब अगर हम साथ में डेंटल फार्मूला भी लिखते चलेंगे, चलिए डेंटल फार्मूला मैं अभी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारा कैनाइन। कैनाइन जो होता है रदनक, ये हमारे फाड़ने के दांत होते हैं। कैनाइन का स्ट्रक्चर आप देख लेंगे। ये कैनाइन जो होता है बेसिकली आपके जो इंसीजर होते हैं, आगे के जो 4 दांत होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनके बगल में जो नुकीले 2 दांत होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, नुकीला जो दांत होता है जिसका जो एंड है वो पॉइंटेड होता है, वो कैनाइन होता है। अब इस पॉइंटेड एंड की ज़रूरत क्या थी, जब हम पुराने ज़माने में आदि मानव थे तो हम नॉनवेज कच्चा मांस खा लेते थे, तो मांस को चीरने फाड़ने के लिए हमें नुकीले दांत चाहिए। तो उस समय हमारे कैनाइन बहुत डेवलप होते थे। बट विद द कोर्स ऑफ टाइम जब हम इवॉल्व हुए, थोड़ा और हमारे अंदर इवोल्यूशन आया, आग आई, पका के खाने लगे, तो खाना पका के खाने लगे तो हमें कैनाइन की ज़रूरत कम पड़ने लगी, राइट। तो अब इस कैनाइन का जो है वो थोड़ा सा कम पॉइंटेड हो गया, बट अभी भी बाकी दांतों की तुलना में जो कैनाइन होता है वो पॉइंटेड होता है, कुछ लोगों में तो बहुत ही पॉइंटेड होता है। जो जितने भी मांसाहारी जानवर हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, या जितने भी मांस खाने वाले जानवर हैं, चीर फाड़ करने वाले, उनमें ये जो कैनाइन होते हैं बहुत ही वेल डेवलप होते हैं, बहुत ही नुकीले और बड़े होते हैं। इन्हीं की हेल्प से वो अपने शिकार को चीरते और फाड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अग्रचवर्णक या प्रीमोलर की। प्रीमोलर हमारे जो है यहाँ से हमारी दाढ़ स्टार्ट हो जाती है, दाढ़ स्टार्ट होती है, प्रीमोलर होते हैं, और जो लास्ट होते हैं वो मोलर होते हैं। मोलर जो प्रीमोलर होते हैं वो बेसिकली पीसने के ही काम आते हैं, और जो चवर्णक या मोलर होते हैं वो जब पिस जाता है तो उसको और अच्छे से चबाने के काम आते हैं। ये जो दांत होते हैं प्री मोलर और मोलर, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, जैसे ये नीचे से लगे हुए हैं तो इनके ऊपर ऐसे कुछ गड्ढे होते हैं, इसमें, जिसकी वजह से फ्रिक्शन मिलता है फूड को और अच्छे से फूड को हम चबा पाते हैं। तो ये दांत के प्रकार थे। तो टोटल 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं ह्यूमंस में। और अगर बात करें कंडीशन की, कि दांतों की एक कंडीशन भी होती है, जैसे हमारे जो दांत हैं वो होमोडोंट नहीं है, हेट्रोडोंट हैं। होमोडोंट क्या होते हैं, जिसमें सारे दांत एक ही जैसे होते हैं, राइट। जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के सारे दांत आप देखेंगे एक जैसे होते हैं। हमारे देखिए 4 अलग अलग तरीके के दांत हैं, तो हमारी कंडीशन क्या है, हेट्रोडोंट है, हेट्रोडोंट है। पहली बात, अगर कभी इंसान पूछे, कोई पूछे आपसे क्वेश्चन कि कंडीशन क्या है हमारे तेज की, तो पहली बात तो हेट्रोडोंट है। दूसरी चीज़ क्या है, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। दूसरी चीज़ है हमारी डाइफाइडोंट है। दांत जीवन में 3 तरीके से निकल सकते हैं। आप 3 तरीके समझिए, एक होता है मोनोफाइडोंट ऑब्लिक, एक होता है डाइफाइडोंट, एक होता है पॉलीफाइडोंट। अब तीनों में अंतर क्या है। मोनोफाइडोंट का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनके दांत जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं। हमारे भी कुछ दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं। जैसे जो हमारे 20 दांत होते हैं 20 दांत हमारे, वो मिल्क टीथ, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, जो बचपन में निकलते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर दोबारा निकाला जाते हैं। बट बाकी के जो 12 दांत हैं
वो हमारे जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं। अगर वो किसी वजह से टूट जाते हैं या निकल जाते हैं तो वो दोबारा से नहीं उगते हैं। दूसरे एनिमल होते हैं वो जिनके दांत डाइफाइडोंट होते हैं, मतलब जीवन में 2 बार जिनके दांत निकलते हैं, जैसे हम लोग। और तीसरे एनिमल वो होते हैं जिनके दांत जीवन में पॉली यानी कई बार निकलते हैं, कि टूटे और फिर निकल गए, फिर टूटे फिर निकल गए, राइट। तो इस तरीके से 3 कंडीशन होती है। तो हम किस में आएंगे? हम डाइफाइडोंट कंडीशन में आएंगे। तो एक कंडीशन हमने और जान ली कि ह्यूमन टीथ हेट्रोडोंट है, डाइफाइडोंट है। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन में आपको 2 कंडीशन पढ़नी पड़ेंगी। जैसे एक होता है कंडीशन एक्रोडोंट, एक्रोडोंट। एक होती है कंडीशन, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, थीकोडोंट, थीको। एक्रोडोंट क्या होता है? एक्रोडोंट का मतलब होता है जब दांत, जैसे ये जबड़ा है और बस यहाँ ऊपर दांत रखा हुआ है, ये जबड़े में धंसा हुआ अंदर नहीं है, ऊपर बस एक सुपरफिशियली रखा हुआ है, तो वो एक्रोडोंट कंडीशन आ जाएगी। थीकोडोंट में क्या होता है? ये जबड़ा है और ये दांत नीचे तक हमारा धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है जबड़े में, ये पूरा धंसा हुआ है, तो ये थीकोडोंट कंडीशन हो जाएगी। जब दांत जबड़े के अंदर धंसा होता है तो वो थीकोडोंट होता है, जब दांत ऊपर ही रखा होता है तो वो एक्रोडोंट होता है। तो हमारा, आप सब जानते हैं, दांत जो है वो जबड़े में काफ़ी अंदर तक धंसा हुआ होता है, तो हमारी कंडीशन थीकोडोंट है। तो अब हमसे कोई पूछेगा कि हमारे टीथ की कंडीशन क्या है, तो हमारे टीथ की कंडीशन है, हम ह्यूमन टीथ हेट्रोडोंट हैं, डाइफाइडोंट हैं और थीकोडोंट हैं। ये 3 कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा। तीनों कंडीशन के बारे में याद रखिएगा कि हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, डाइफाइडोंट का मतलब क्या होता है और थीकोडोंट कंडीशन का क्या मतलब होता है, राइट। चलिए अब हम पढ़ेंगे थोड़ा डेंटल फार्मूला के बारे में। डेंटल फार्मूला, तो डेंटल फार्मूला DF, मैं आपको बताती हूँ डेंटल फार्मूला कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो ये हमें अपनी ये जॉ दिख रहा है, जब जबड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है, डायग्राम में, ये एक इसको 2 में डिवाइड कर लें, राइट। हमने डिवाइड कर लिया, चलिए यहाँ बना लेते हैं। अब इसको यहाँ से डिवाइड करने के बाद एक अपर जॉ का, यहाँ जो हम ऊपर लिखेंगे वो अपर जॉ के बारे में हो जाएगा, जो नीचे लिखेंगे वो लोअर जॉ के बारे में हो जाएगा। ये अपर जॉ, ये लोअर, ये अपर जॉ हो जाएगी हमारी, ये अपर हमने लिख दिया और ये लोअर लिख दिया, राइट। अब इसको हम एक बार और डिवाइड कर लेंगे ऐसे बीच से। अब अपर में भी हाफ का हाफ हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। अपर में भी जो ऊपर का हाफ है उसका भी जब हाफ कर लेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इंसीजर की बात करेंगे। हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, इंसीजर आएगा कैनाइन, फिर इसको लिखेंगे प्रीमोलर और फिर आएगा मोलर। इस सीक्वेंस में हमको दांत के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंसीजर। तो आपको इंसीजर कितने दिख रहे हैं अपर हाफ में? हमने बोला था टोटल 4 होते हैं ऊपर, 4 होते हैं नीचे। तो ऊपर अगर 4 हैं तो ऊपर के जो अपर हाफ में होगा वो 2 हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इंसीजर हो जाएंगे 2, ठीक है। और नीचे वाले में भी हो जाएंगे 2, समझ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कैनाइन की बात करेंगे, यानी कि रदनक की बात करेंगे। तो हमने बोला था टोटल ऊपर 2 होते हैं और टोटल नीचे वाली जॉ में 2 होते हैं, 4 होते हैं टोटल पूरे जबड़े में कैनाइन। तो ऊपर अगर 2 हैं तो अपर हाफ में कितने हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एक कैनाइन हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया, 1 कैनाइन ऊपर 1 कैनाइन नीचे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीमोलर की, यानी कि अग्रचवर्णक की। तो प्रीमोलर जो हमारे होते हैं, ऊपर 4 होते हैं और नीचे 4 होते हैं, ऊपर 4 होते हैं और नीचे 4 होते हैं। तो ऊपर अगर 4 है प्रीमोलर तो ये जो 2 हो जाएंगे इधर के और इधर का, तो ये 2 हो जाएंगे प्रीमोलर, तो ये हो जाएगा 2, राइट। मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, हाफ के हाफ में। अब हम बात करेंगे मोलर की। मोलर की बात करें तो मोलर हमारे 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं। तो 6 जब ऊपर होंगे तो 1 2 3, 3 इधर होंगे और 3 हमारे इधर होंगे। तो हम क्योंकि एक ही साइड का लिख रहे हैं तो ये हो गया 3, ये हो गया 3। अब गिनिए इसको, 2 1 3 4 5 6 7 8, यानी कि अपर के हाफ में हो गए 8, ठीक है, और लोअर के हाफ में हो गए 8। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर कितने हो गए? ऊपर हो गए 16, 8 दूनी 16,
और नीचे कितने हो गए, नीचे भी हो गए 16, और 16 और 16 कितने हो गए हमारे 32 दांत। तो इस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया कि कैसे डेंटल फॉर्मूला बनाया जाता है, ह्यूमन टीथ का डेंटल फॉर्मूला एक्चुअली में कैसे बनता है। तो यही होता है डेंटल फॉर्मूला। इसको ऐसे ही लिखते हैं, और कई बार ये एग्ज़ाम में आता है कि मनुष्य का दंत सूत्र बताइए। ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है आयोग के, कि वो पूछते हैं इस तरीके के क्वेश्चन और रिपीटेड पूछते हैं। इसी में आपसे कभी वो पूछेंगे कि बच्चों का, जो बच्चे होते हैं उनका बताइए, या जो एडोलिसेंट्स होते हैं उनका बताइए। तो चलिए हम कुछ डेंटल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं आगे। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों की या चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला देखें जिनमें दूध के दांत होते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2102 होता है, /2102। अब आपको मैंने डेंटल फॉर्मूला समझा दिया तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये 2 क्यों लिखा है, 1 क्यों लिखा है, 0 क्यों लिखा है, 2 क्यों लिखा है। क्यों लिखा है 2? मतलब इंसीजर 2 ही होते हैं, 2 होंगे। कैनाइन 1 होता है, होएगा ही। प्री मोलर बिल्कुल भी एब्सेंट होते हैं छोटे बच्चों में जिनमें दूध के दांत होते हैं। और मोलर भी हमारे 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 2 होते हैं। अब जो 1 ऊपर 1 नीचे आधे में, यानी 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4। जो 4 दांत हैं वो हमारे, वो कौन से हैं जो बच्चों में नहीं होते हैं? वो होते हैं हमारे विजडम टीथ, जिन्हें हम अक्ल की दाढ़ कहते हैं। जब हम 18+ हो जाते हैं तब वो हमारे में आते हैं। इसलिए ये जो 4 टीथ होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, और प्री मोलर भी छोटे बच्चों में एब्सेंट होते हैं। इसलिए जो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला है वो 2102/2102 होता है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि बच्चों का और वयस्क का। वयस्क का हमने पढ़ा 2123, और बच्चों का हमने पढ़ा 2102। एक बार अच्छे से, आपको लगेगा कि बहुत लंबा खिंच गया, लेकिन एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप किसी को भी समझा सकते हैं, या आपके दिमाग में वो हमेशा आ जाएगा कि डेंटल फॉर्मूला कैसे बनता है। नहीं तो कई बार लोग रट लेते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि डेंटल फॉर्मूला आखिर में बना कैसे। राइट, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन ग्रास नली। ग्रास नली आपको अभी मैंने पढ़ाया था। जैसे कि ये अगर मान लीजिए हेड है, ये आपका जा रहा है, ये थोरेक्स है, यहाँ मुंह से खाना हमने खाया तो वो किसी एक नली की सहायता से यहाँ हमारे पेट में आएगी। ये जो नली होती है ये ग्रास नली होती है, इसे हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। ग्रास नली भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक बिना किसी प्रकार के परिवर्तन किए ले जाती है। ग्रास नली की भित्ति संकुचन के द्वारा भोजन को गति प्रदान करती है। ठीक, अब इस ग्रास नली में कोई किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ कोई एंजाइम नहीं होता है, कुछ डाइजेशन नहीं होता है। इसका काम सिर्फ एक पैसेज प्रोवाइड करना होता है, एक रास्ता देना होता है कि खाना जो है मुंह से पेट तक किसी रास्ते से जाना है उसको, तो वो रास्ता ये प्रदान करती है ग्रास नली। अब जैसे हमने मुंह से खाया, निगला, तो खाना खिसकता है, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं खिसकेगा। बट जब आप बैठ के खाते हो, आप सोच रहे हो कि कभी कभी हम लेट कर कुछ खा लेते हैं, तब भी तो वो हमारे पेट में पहुंच जाता है, कैसे खिसक जाता है। तो इस ग्रास नली की जो दीवार, जैसे ये ग्रास नली है, ये हमारी, मैंने उसको लार्ज करके बना दिया जूम करके। तो ये ग्रास नली की जो दीवार होती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं। ये मांसपेशियाँ जो है एक गति, उस गति को क्या कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, उस गति को बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। ये गति प्रदान करते हैं उस भोजन को, और इसी हेल्प से, इसी गति की हेल्प से, मान लीजिए फूड आ रहा है, ये फूड यहाँ से जो मसल्स हैं वो एक मोशन क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से खाना जो है वो आगे अपने आप बढ़ता जा रहा है। चाहे आप लेट के खाएं और चाहे आप खड़े होकर खाएं, चाहे आप बैठ के खाएं, वो खाना आगे बढ़ जाता है। राइट, तो ये क्रमानुकुंचन गति वाला भी क्वेश्चन कई बार आता है कि खाना कैसे जो मुंह से पेट तक जब पहुंचता है, यानी कि हमारे बकल कैविटी से स्टमक तक उसको पहुंचाने का जो काम होता है, वो उसमें एक गति होती है, उस गति का नाम बताइए। तो वो क्रमानुकुंचन गति, या इंग्लिश में से बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें इतना ही हमारे लिए था। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अमाशय की बात करेंगे। अमाशय बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बोलते हैं इसको हम स्टमक बोलते हैं, या कहीं कहीं पर गैस्ट्रल
अगर गैस्टर कहीं वर्ड लिखा है तो आप ये समझ लीजिए उसका संबंध हमारे पेट या अमाशय से ही है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, राइट। तो गैस्टर वर्ड जहाँ आ जाएगा वो हमारे पेट से संबंधित है। तो ये गैस्टर वर्ड आप याद रखिएगा, एडवांस में है थोड़ा। तो अमाशय यू आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। पहली बात तो यू नहीं होती है, ये जे शेप का होता है, राइट। अमाशय जो होता है वो हमारा जे शेप का होता है। यहाँ भोजन को मथकर गाढ़े तरल में बदल दिया जाता है। यहाँ भोजन में अमाशय रस मिलता है जिसमें नमक का अम्ल, श्लेष्म और जठर रस होते हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं इसको कि पहली बात तो ये जे शेप का होता है। इस तरीके से ये यहाँ तक आई हमारी ग्रासनली, फिर उसके बाद इस तरीके से हमारा अमाशय होता है और आगे जाके ये छोटी आंत से जुड़ जाता है। तो ये इस तरीके का शेप देखिए, जे ही शेप तो हो रहा है, ये कहाँ से यू शेप है। अगर आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे तो यू लग सकता है, बट जनरली किताबों में एनसीईआरटी को हम अगर बेस मान के चलें, क्योंकि एनसीईआरटी ऑथेंटिक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो स्टमक का शेप है वो जे शेप होता है। अब इसमें आपका ईसोफेगस, जो मुंह में हमने भोजन चबाया ग्रास नली से होता हुआ, वो हमारे पेट में आया। अब पेट में क्या होगा, यहाँ पर मथा जाएगा, जैसे मथानी से मथते हम, मथा जाएगा। और यहाँ पर जो पेट में एक एसिड निकलता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका जो pH होता है, इस एसिड का जो pH होता है 1 से 2। अब 1 से 2 समझ लीजिए कितना हाईली एसिडिक। अगर बहुत प्रिसाइज बात करें, नहीं हमें एकदम एक्यूरेट बताइए, तो एक्यूरेट 1.3 होता है इसका pH, या 1 से 2 के बीच में भी अगर ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, राइट। हाईली एसिडिक होता है। इस एसिड का काम क्या होता है, ये जो एसिड है ये डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद श्लेष्म होता है। अब आप कहेंगे कि इतना हाईली एसिड, इतना हाईली एसिडिक जूस है, इसमें HCl है, इतना स्ट्रॉन्ग HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। आगे मैं आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी बताऊंगी मैं आपको। HCl हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो क्या ये जो हमारी पेट की दीवार है, अगर इंसान पे एसिड डाल दिया जाता है, इंसान का क्या होता है, इंसान गल जाता है। जब आपने देखा होगा जब किसी पे एसिड अटैक होता है तो वो कितना उसको तकलीफ़ होती है, और वो कई बार तो लोग मर जाते हैं और बाकी तो सब गल ही जाते हैं पूरी स्किन। तो पेट के अंदर इतना हाई स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, और हमारे पेट की जो वॉल है, आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों नहीं गलती है, कैसे नहीं। तो उसके लिए ये जो है श्लेष्म, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो इस स्टमक की वॉल के चारों ओर, जैसे मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ, ये जो वॉल है इस पूरी वॉल के चारों एक लेयर बना देता है, क्या, म्यूकस, या जिसे हम श्लेष्म बोलते हैं। अब ये म्यूकस क्या करता है, इस एसिड से अमाशय की दीवार को के क्षरण को होने से बचाता है। मतलब कि जो कोरोजन होता है, जैसे वॉल जो है वो गल ना जाए, इसलिए म्यूकस जो है बचाता है स्टमक की वॉल को HCl एसिड से, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट हमने देखा कि जठर रस होते हैं। जठर रस को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस अकेला नहीं होता है, इसमें कई तरीके के एंजाइम्स होते हैं और कई तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस में हम देखते हैं कि HCl भी होता है। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होता है जिसे हम पेप्सिन बोलते हैं, पेप्सिन एंजाइम होता है। गैस्ट्रिक जूस में हमारा आप कह सकते हैं हमारा रेनिन होता है। रेनिन एक कह सकते हैं मिल्क प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हम इसे कंबाइंडली जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक कोई एक पर्टिकुलर नाम ना देके इसे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, इसमें कई सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, राइट। तो ये था हमारे स्टमक के बारे में, हमारे अमाशय के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे छोटी आंत। आपको मैंने जब स्ट्रक्चर पढ़ाया तो मैंने बताया कि ये हमारी ग्रास नली आ रही है, ये हमारा स्टमक है, और ये स्टमक आगे जाके यहाँ से इस पार्ट से छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से छोटी आंत चलती है, क्वाइल्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड होती है। अब ये क्वाइल्ड क्यों होती है, जैसे
आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 7.5 मीटर लंबी होती है। 7.5 मीटर की आप रस्सी ले लीजिए, उसको आप सीधा सीधा रखिए तो वो कितनी लेंथ कवर करेगी। अब इतना लंबा तो पेट नहीं हो सकता, तो जो आंत है वो क्वाइल्ड, ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती ताकि ये जगह कम ले सके। यहाँ अनेक रस जैसे पित्त रस, अग्न्याशय का रस भोजन में मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन पाचन के योग्य बन जाता है और पचे हुए भोजन का यही अवशोषण भी होता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है छोटी आंत, क्योंकि यहाँ पे है हमारा अग्न्याशय, पत्ती की तरह होता है। कलर चेंज कर लेते हैं हम ऑर्गन्स का ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ये हमारा हो गया अग्न्याशय है, यहाँ पे पत्ती की तरह। यहाँ पे हमारा लीवर है, इसके नीचे गॉल ब्लेडर है। अब यहाँ से पित्त रस आ रहा है छोटी आंत में, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस, अमाशय का रस आ रहा है, और ऊपर से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस तो आ ही रहा है। ये तीनों जूस यहाँ पर आते हैं, और जो चीज़ें पेट में डाइजेस्ट होने से बच जाती हैं, हर चीज़ का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। स्टमक में बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और किसकी हेल्प से होता है, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। इस पेप्सिन की हेल्प से यहाँ पर डाइजेशन होता है प्रोटीन का। बट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अभी बचा हुआ है, अभी हमारे पास फैट बचा हुआ है, उसको अभी तो डाइजेशन हमें कराना है। तो वो कैसे होगा, यहाँ गॉल ब्लेडर से बाइल जूस आ रहा है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, आकर छोटी आंत में मिल रहा है, और जो बचा हुआ कंपोनेंट है भोजन का, उसका पाचन यहाँ पे करा रहा है। और बाकी जो भोजन पच जाएगा तो उससे जो अच्छी चीज़ें निकलेंगी उसका हमें अवशोषण भी कराना है। तो वो अवशोषण भी यानी एब्जॉर्प्शन भी छोटी आंत के थोड़े आगे वाले हिस्से में हो जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट काम है छोटी आंत का। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बड़ी आंत के। अब जैसे मान लीजिए, पूरा नहीं बनाएंगे, यहाँ से जैसे स्टमक आया, फिर स्टमक से छोटी आंत ये जुड़ी। अब ये छोटी आंत यहाँ पे आकर इसका मुंह जो है चौड़ा हो गया, और ये आके बड़ी आंत में सकरा हो गया, सॉरी, बड़ी आंत में जुड़ गई। और ये बड़ी आंत पीछे से होते हुए, बड़ी आंत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, केवल 1.5 मीटर की होती है, और ये यहाँ पे आके नीचे रेक्टम में खुल जाएगी। परंतु लेकिन ये चौड़ी और मोटी होती है। छोटी आंत क्या होती है, वो पतली सकरी होती है, ठीक। लेकिन जो बड़ी आंत होती है वो चौड़ी होती है, लंबाई में कम होती है। छोटी आंत से बिना पचा भोजन बड़ी आंत में जाता है। अब कुछ जो बिना पचा भोजन होता है, जो मल बन जाता है, ठीक है, फीकल मैटर बन जाता है, पॉटी बन जाता है बेसिकली आसान भाषा में, वो कहाँ जाता है, वो हमारी बड़ी आंत में जाता है। यहाँ भोजन में से अतिरिक्त पानी जो अब भोजन आया तो पानी भी साथ में आएगा, लेकिन पानी तो हम बॉडी से सारा निकाल नहीं देंगे। जो ह्यूमन का जो फीकल मैटर होता है वो सेमी सॉलिड होता है, बहुत ना सॉलिड होता है ना बहुत लिक्विड होता है। अगर बहुत लिक्विड हो जाएगा तो डायरिया हो जाएगा इंसान को। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर है और जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी बिना पचा हुआ भोजन है वो रेक्टम में या मल कोश में चला जाता है। इतना काम होता है हमारी बड़ी आंत का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, मल द्वार। जब ये बड़ी आंत है, मान लीजिए हम केवल बड़ी आंत बनाएं, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत यहाँ पे ऐसे आएगी और आके ऐसे एक स्ट्रक्चर में खुलेगी। ये होता है मलाशय, जिसे हम बोलते हैं रेक्टम होता है। और इसी की जो ओपनिंग होती है, जो द्वार होता है, उसको हम एनस बोलते हैं, एनस या मल द्वार। और बस जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस रेक्टम में आता है, इकट्ठा होता है, टेम्परेरी इकट्ठा होता है, और जब ज़्यादा इकट्ठा होता है तो एक प्रेशर बनता है, उसके बाद जो है एनस से हम उसे बाहर निकाल देते हैं, इसे ही हम ईजेशन बोलते हैं। तो ये थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है। बीच में जो हमें मिले, जैसे हमारा पेनक्रियाज हमने अभी नहीं पढ़ा है, लीवर नहीं पढ़ा है, और सलाइवरी ग्लैंड नहीं पढ़ा है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारी बकल कैविटी में होती हैं। ये जो हमारा मुंह है, ये मुंह पूरा, ये मुंह को हम बक्कल कैविटी बोलते हैं या मुख गुहा बोलते हैं। इसमें 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियाँ होती हैं। एक का नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक का नाम होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एक का नाम होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। अब देखिए, स्तनधारियों की लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड, लार उत्पन्न करने वाली बहिर्स्रावी यानी एक्सोक्राइन
एक्सोक्राइन मैंने आपको बताया था, दो तरीके की ग्रंथियाँ होती हैं, एक एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ, एक एंडोक्राइन ग्रंथियाँ। एक्सोक्राइन एंजाइम निकालती हैं और एंडोक्राइन हार्मोन निकालती हैं। लार में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे एमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में बदलता है या तोड़ देता है। अब हम जानेंगे कि लार या सलाइवा कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसके लिए आगे देखेंगे। यहीं पर समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। अगर बात करें कि मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो उसका नाम पैरोटिड ग्लैंड ही होता है। इंग्लिश में भी पैरोटिड है, हिंदी में भी पैरोटिड ही होता है। पैरोटिड ये करती क्या है? पैरोटिड एक एंजाइम निकालती है जिसे हम टाइलिन, लिखते पी से हैं पढ़ते टी से हैं, टाइलिन नाम का एंजाइम सिक्रीट करती है। टाइलिन, जैसे यहाँ एमाइलेज लिखा है, एमाइलेज नहीं, इसको सलाइवरी एमाइलेज ही बोलते हैं। सलाइवरी एमाइलेज जो हमारा टाइलिन है, टाइलिन को सलाइवरी एमाइलेज भी बोल देते हैं। ये क्या करता है? इस टाइलिन का काम होता है, जैसे हमने मुंह में खाया खाना, उस खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो भी स्टार्च है, स्टार्च आपको जब मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब स्टार्च, प्रोटीन और फैट तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे इनका पॉलीमर बनता है, क्या इनका मोनोमर होता है, सभी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज, यहाँ लिखा हुआ है, अगर स्पेस नहीं आप यहाँ देख लिए, माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। बट जितना भी स्टार्च है, जैसे मान लीजिए हमने एक आलू खाया, तो उस आलू में जितना भी स्टार्च है उसका केवल 30% ही डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम की हेल्प से। बाकी का जो 70% बचा हुआ स्टार्च है उस खाने में, जो भी हमने खाया है, वो जाकर कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, जो हमारे अग्न्याशयी रस निकलेगा उसकी हेल्प से, राइट। तो ये हो गई बात टाइलिन एंजाइम की। बाकी जो सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड हैं, ये केवल और केवल आपका सलाइवा बनाने में हेल्प करती हैं। अगर हम सलाइवा की बात करें यानी लार की बात करें, तो सलाइवा का जो अमाउंट होता है, मैं आपको डेली अमाउंट बता दूं तो 1 से 1.5 लीटर डेली लार हम बनाते हैं, डेली सलाइवा हम बनाते हैं, डेली निकलती है सलाइवा, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो सलाइवा है वो पैरोटिड ग्लैंड ही बनाती है, क्योंकि सबसे बड़ी ग्लैंड है, उसके बाद सब मैंडिबुलर, देन सब लिंगुअल। तो ये सलाइवा के बारे में है। सलाइवा के अगर पीएच बहुत पूछा जाता है, पीएच क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आपको केमिस्ट्री में बताऊंगी, जब मैं आपको केमिस्ट्री की क्लास में आपकी लूँगी। पीएच जो होता है वो सलाइवा को वो अप्रॉक्सीमेटली 6.8 होता है। मतलब इससे हम समझ जाएंगे कि अगर ये 7 होता तो न्यूट्रल हो जाता। स्लाइटली एसिडिक हम बोल सकते हैं, जो सलाइवा होता है वो स्लाइटली मतलब हल्का सा अम्लीय होता है, ठीक है। तो ये सलाइवा का पीएच होता है 6.8, सलाइवा का पीएच होता है। हमने अभी तक 2 पीएच के बारे में पढ़ा है। एक पीएच हमने पढ़ा है HCl का, तो 1.3 हमने पढ़ा है करेक्ट, और अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 के बीच में, और सलाइवा का पीएच 6.8 हमने पढ़ा है, राइट। ये पीएच याद रखिएगा, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करेंगे तो यकृत यानी कि लीवर की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लीवर से, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगा तो लीवर से वो क्वेश्चन ज़रूर होगा। यकृत के बारे में पहले जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यकृत पाचन तंत्र से निकलने वाले रक्त को छानने का कार्य करता है। छानने का कार्य मतलब उसको, उसमें से जो खराब चीज़ें हैं, जैसे जो विषैली चीज़ें हैं, तो उसको वो अलग कर देगा, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो बॉडी को ब्लड में मिला के लौटा देगा। इस प्रक्रिया में लीवर रक्त को भी डिटॉक्सीफाई करता है। इस प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन भी बोलते हैं, मतलब टॉक्सिन्स हटाता है हमारी बॉडी से। हमारे शरीर में दवाओं का भी अवशोषण भी इसी विशेष प्रक्रिया में होता है। यकृत पित्त स्रावित करता है, जो वसा चयापचय का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लीवर का स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे, कलर चेंज कर लें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए आपको। तो लीवर जो होता है वो हमारा इस तरीके से, ये हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है लीवर का। लीवर 2
लोब्स में डिवाइड होता है, 2 लोब्स में। एक हो गया ये हमारा लेफ्ट लोब ऑफ लिवर और ये हो गया हमारा राइट लोब ऑफ लिवर। लेबलिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो रखी इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। एक हो गया लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, एक हो गया राइट लोब ऑफ लिवर। अब लीवर के ही नीचे आप ये देख रहे होंगे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये गुब्बारे जैसा छोटा सा स्मॉल सा, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसे पित्त की थैली या पित्ताशय बोलते हैं। अब जो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर है, यानी कि जो लेफ्ट भाग है लीवर का, उससे एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट निकलती है, ये देखिए आ रही है। और जो राइट वाला लोब है उससे राइट हिपैटिक डक्ट निकलती है, ये देखिए यहाँ पीछे से आ रही है। और जो ये गॉल ब्लैडर है इससे जो है सिस्टिक डक्ट निकलती है, यहाँ आ रही है। ये तीनों मिलकर एक नली बना लेते हैं जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट, CBD यहाँ नहीं लिखा है, मैं लिख दे रही हूँ, इसे हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट आपको पता है क्या करती है कि ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से होते हुए जाती है कहाँ तक, हमारे अग्न्याशय तक, पेनक्रियाज में जाती है, वहाँ पर बाइल जूस को छोड़ती है और बाइल जूस पेनक्रियाज से होता हुआ छोटी आंत में आ जाता है। इस तरीके से इसका रास्ता होता है, डायरेक्ट छोटी आंत में नहीं छोड़ता है, जाकर पहले पेनक्रियाज में छोड़ता है बाइल जूस को, यानी जो पित्त रस होता है, उसके बाद जो पित्ताशय अग्न्याशय होता है यानी पेनक्रियाज होता है, वो आकर कहाँ छोड़ता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में छोड़ता है। अब बाइल जूस का मैंने आपको काम बता दूं मैं आपको, बाइल जूस का काम क्या होता है। तो बाइल जूस का जो काम होता है, बाइल यहाँ पे लिखा भी है कि वसा चयापचय, मतलब कि फैट के डाइजेशन के लिए बाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाइल जूस नहीं होगा तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, इमल्सिफिकेशन, बाइल जूस फैट की इमल्सिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं शायद पायसीकरण, 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 पायसीकरण में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इमल्सिफिकेशन होता क्या है, जैसे आप कभी देखेंगे आपके किसी कपड़े पे अगर ऑयल गिर जाए तो आप क्या करते हैं, आप उसे पानी से चाहे कितना भी साफ़ कर लें वो ऑयल नहीं निकलता है। लेकिन जब हम पानी में डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो फिर उसमें उस कपड़े को डालते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो जो ऑयल होता है वो छूट जाता है, बिना जो चिकनी चीज़ें होती हैं बिना निरमे के या बिना डिटर्जेंट के या बिना सोप के नहीं छूटती हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही होता है। और डिटर्जेंट करता क्या है, डिटर्जेंट जैसे कि ये फैट, हमने एक ऑयल मेरे कपड़े में लग गया, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है उसका जो मॉलिक्यूल है वो अणु इतना बड़ा है। अब डिटर्जेंट वो क्या करेगा, इतने बड़े मॉलिक्यूल को छोटे 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 मॉलिक्यूल में तोड़ देगा और ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है ये कपड़े के रेशों में फंस जाता है, इसलिए वो पानी से नहीं निकलता है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में जब डिटर्जेंट उसको तोड़ देगा तो वो जगह पाके उस कपड़े से निकल जाएगा जो फैट का मॉलिक्यूल है। सेम यहाँ भी होता है, इसे हम डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल भी बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन को हम डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल भी बोलते हैं। बाइल क्या करता है कि जो फैट होता है, जो वसा होती है, उसके बड़े अणुओं को सेम इसी तरीके से छोटे अणुओं में तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है वो आसान हो जाता है और फैट का डाइजेशन हो पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है बाइल का। और एक बात और याद रखिएगा कि जो बाइल जूस है वो बनता यहाँ है, बनता लीवर में है, बनता लीवर में है, स्टोर यहाँ होता है। स्टोर मतलब बनाता कौन है, लीवर बनाता है। पित्त रस को बनाता लीवर है, ध्यान से सुनिएगा, पित्त रस को बनाता कौन है, लीवर बनाता है। लेकिन उसको स्टोर कौन करता है, उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, घुमा के पूछ लिया जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो लोग सीधे पित्ताशय लगा देते हैं। ऑप्शन में ज़रूर दिया होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, और कंफ्यूज हो भी जाते हैं। अब जिसने डिटेल में पढ़ा होगा तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, जिसने केवल एक दिन पहले साइंस उठाई होगी और बस एक बार में पढ़ ली होगी तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है वो कंफ्यूज होगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये जहाँ जहाँ पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताती चलूँगी, उस पर ज़्यादा मैं जोर दूंगी और उसको ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा। तो बनता कहाँ है, लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं लीवर के बारे में, डिटॉक्सीफाई करना और पित्तरस के बारे में, इमल्सिफिकेशन के बारे में। एक चीज़ और पढ़ लीजिए आप कि जो लीवर होता है उसका काम होता है, जैसे हमने मान लीजिए खाना खाया, बहुत सारा हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया या जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत थी उतना उसने ले लिया। अब जो एक्स्ट्रा हमने खा लिया है
वो लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को, सेकेंड, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज यानी एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है, उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने में स्टोर कर लेता है लीवर। इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। अब इसने ये क्यों किया, देखिए आप जैसे मान लीजिए कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं, आपने खाना खाया और आप लेट गए, तो अब बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए वो उसने यूज़ कर लिया, पर आपने खाना खाया और प्लस कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं की, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं, या तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा जिससे हमें क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। बट वो ना हो, डायबिटीज़ ना हो, इसलिए लीवर क्या करता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किस प्रोसेस से, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस से कन्वर्ट कर देता है। अब इस ग्लाइकोजन, आप सोचो कि इस ग्लाइकोजन का हम करेंगे क्या, एक्स्ट्रा था तो यूरिन से निकाल देता, नहीं। जब आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, एनर्जी की जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जब हम दौड़ते हैं तो कई दूर तक, थोड़ी दूर तक हम दौड़ते हैं, फिर हमारे पेट में अजीब सा दर्द होने लगता है। वो पेट में दर्द संकेत होता है कि आपका जो ग्लूकोज है वो ख़त्म हो चुका है और अब आपका लीवर जो है वो ग्लाइकोजिनोलिसिस करके आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी दे रहा है। ये होता है इसका काम। जब हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो यही ग्लाइकोजन वापस से ये रिवर्स हो जाएगी प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलिसिस बोल देते हैं। ग्लाइकोजिनोलिसिस से ये ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में वापस से चेंज हो जाएगा और आपको एनर्जी दे देगा, क्योंकि हम एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में ही लेते हैं। हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में ही यूज़ करती हैं, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती हैं, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट वर्क था लीवर का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एक काम आप और जान लीजिए एक्स्ट्रा में, कभी आपको ज़रूरत पड़े, यहीं पर हमारी जो है ना यूरिया साइकिल भी होती है। यूरिया साइकिल, लीवर में यूरिया साइकिल भी होती है। यूरिया साइकिल, इसे हम ऑर्निथीन साइकिल या सिट्रुलिन साइकिल या आर्जिनोसक्सिनेट साइकिल, बहुत सारे इसके 4-5 नाम हैं। वो 4-5 नाम क्यों हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट उस साइकिल, जैसे साइकिल है, ये एक स्टेप हुआ, एक प्रोडक्ट बना, फिर दूसरा स्टेप हुआ, दूसरा प्रोडक्ट बना, तीसरा स्टेप हुआ, तीसरा प्रोडक्ट बना। तो ये जो प्रोडक्ट है इनके नाम के आधार पे इसके कई नाम हैं। 5 प्रोडक्ट बनते हैं, इसके 5-6 नाम हैं, लेकिन हम याद रखेंगे यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल कहाँ होती है, तो लीवर में होती है। यूरिया को यूरिन से जो है कंफ्यूज मत होइएगा कि यूरिन तो किडनी में बनता है, नेफ्रॉन में होता है, तो आप किडनी लगा दें, नहीं, यूरिया साइकिल लीवर में होती है, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड, अग्न्याशय। अग्न्याशय बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। इसको बोलते हैं हम पैनक्रियाज, पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज का काम डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये हमारी छोटी आंत शुरू हो रही है, ये छोटी आंत है पूरी हमारी, ये छोटी आंत है। ये छोटी आंत यहाँ क्वाइल्ड होती है और इसी के बीच की जगह में ये पत्ती जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पैनक्रियाज या अग्न्याशय बोलते हैं। और ये देखिए इसकी नली जो है छोटी आंत में खुल रही होती है। अब जो पैनक्रियाज है हमारा, अच्छा एक मैं आपको बात बताना भूल गई लीवर के बारे में। वो लीवर जो है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर कहें कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर है। लगभग 1.5 से 2 किलो इसका वज़न होता है और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है, राइट। चलिए भूल गई थी मैं। अग्न्याशय के बारे में मैंने आपको बताया कि ये हमारी छोटी आंत है, ये लूप है इसका, और यहाँ पर ये पत्ती के स्ट्रक्चर जैसा ये पैनक्रियाज हमारा पाया जाता है। अब पैनक्रियाज की हम बात करें तो पैनक्रियाज के फंक्शन 2 तरीके से होते हैं। एक इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, एक एंडोक्राइन फंक्शन। तो आप बोलेंगे कि मैम आपने बताया था कि ग्लैंड 2 तरीके की होती हैं, एक एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन, ये तो मुझे कुछ मिक्स लग रही है। तो यस, पैनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं या हेट्रोजीनस ग्लैंड भी बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड मतलब जिसमें एक्सोक्राइन फंक्शन भी हो और एंडोक्राइन फंक्शन भी हो, वो होती है हमारी मिक्स्ड ग्लैंड, राइट। तो एक्सोक्राइन फंक्शन की बात कर लें तो अग्न्याशय ऐसे एंजाइम पैदा करता है जो छोटी आंत में भोजन को पचाने में मदद करते हैं।
मैंने बताया आपको ये छोटी आंत है, ये पेनक्रियास की जो डक्ट है, जो नली, वो आगे आके छोटी आंत में खुलेगी। अब एंजाइम हम जान लें, ठीक है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, और भी बहुत सारे हैं। और बाइल जूस तो आता ही है लीवर से इसमें। तो ये सब एंजाइम है, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये जो बची हुई प्रोटीन है जो हमारे स्टमक में यानी आमाशय में नहीं डाइजेस्ट हो पाई, वो कहाँ होगी, वो छोटी आंत में आएगी और यहाँ से ये एंजाइम निकलेंगे और आके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। पेनक्रियाटिक अमाइलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेनक्रियाटिक लाइपेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैट के डाइजेशन में। अगर ये नहीं होंगे तो फैट का डाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये सारे जो एंजाइम्स हैं वो निकलते हैं हमारे पेनक्रियास से। और अगर बात करें तो मैक्सिमम जो डाइजेशन है ना वो पेनक्रियाटिक जूस से ही होता है। अगर पेनक्रियास निकाल दिया जाए तो इंसान की बहुत सारी चीज़ें खानी बंद ही हो जाएंगी। फैट वगैरह तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, प्रोटीन तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टमक में होता है, कार्बोहाइड्रेट मुंह में सलाइवा से 30% हो जाता है, बट फैट बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो काफ़ी सीवियर होती है अगर इसमें कुछ हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोक्राइन फंक्शन। चलिए, एक्सोक्राइन तो हमने जान लिया कि क्या क्या एंजाइम सिक्रेट करता है। एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो अग्न्याशय इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। ये जो अग्न्याशय है ना, इसका जो 99% भाग है वो एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन मतलब एंजाइम निकालता है, बट इसका 1% जो पार्ट है ना वो एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन निकालते हैं। अब वो हार्मोन निकालने वाली सेल्स कौन सी हैं? जगह की कमी, इसलिए मुझे बार बार उसको इरेज करना पड़ता है। आप उसको पॉज करके नोट्स बना सकते हैं या स्पीड को कम करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो 3 तरीके की सेल्स होती हैं पेनक्रियाज में। एक होती है अल्फ़ा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स जो है हमारी वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। इंसुलिन, ये इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, इंसुलिन। बीटा हमारी ग्लूकेगॉन सिक्रीट करती हैं, ग्लूकेगॉन। और गामा हमारी सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करती हैं, सोमैटोस्टैटिन, राइट। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा सेल्स इंसुलिन निकालती हैं, बीटा सेल्स ग्लूकेगॉन निकालती हैं, गामा सेल्स सोमैटोस्टैटिन निकालती हैं। इंसुलिन का काम आपको पता है, बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है। इंसुलिन नहीं होगा तो बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बैलेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। और जो ये डायबिटीज़ होती है वो डायबिटीज़ मिलेटस होती है। डायबिटीज़ भी 2 तरीके की होती हैं, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक डायबिटीज़ मिलेटस। टाइप 1, टाइप 2 टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। दूसरी होती है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन जो है वो हमारे ग्लूकोज ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। गामा सेल सोमैटोस्टैटिन जो हमारे इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती है उसमें ये हेल्प करता है। तो कुल मिला के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेशन के लिए। अगर इसमें कोई बीमारी होती है, जैसे बहुत कॉमन है पेनक्रियाटिस या पेनक्रियाटिक कैंसर, तो काफ़ी टिपिकल होता है इसका ट्रीटमेंट भी, और जनरली नहीं सही होता है पेनक्रियाटिक कैंसर। और इसको निकाल दिया अगर तो इंसान के लिए कुछ भी खाना और डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलिए मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये हमने यहाँ तक थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारी आहार नाल है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, भी बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या कभी कभी हम इसे GIT बोलते हैं। GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, GIT भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। चलिए, ये हमारा थ्योरी पार्ट था। पता है मुझे वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, लेकिन छोटे छोटे कई वीडियो में मैं 4 बार में आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं, उससे कहीं बेटर है कि मैं एक बार में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि आपके अंदर भी रहे कि मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब एक वीडियो में मैं आपको लीवर पढ़ाने को तो ऐसा है कि आपकी आधी कॉपी भर जाएगी केवल लीवर के बारे में लिखते लिखते, बट हमें हर चीज़ नहीं पढ़नी है। आपको मेडिकल नहीं करना है, आपको नीट नहीं देना है, आपको अपना 1 डे एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो जितना एग्ज़ाम की डिमांड है केवल उतना पढ़िए। लोगों का क्या है, वो चले जाएंगे NCERT पढ़ेंगे, इतना नहीं आपको करना है।
आपको जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना करना, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। मुश्किल से आप अगर ये नोट्स बनाने बैठेंगे, जितना मैंने अपने मुंह से बोला और जितना इस स्लाइड्स में लिखा है, आप बैठेंगे तो अगर आपके 2 पन्ने में ये कवर हो जाएगा। अगर आप डायग्राम मान लीजिए बनाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल 3 पन्ने में, तो अगर उस 3 पन्ने में आप उसको कोइंसाइज करके बना लेंगे तो सोचिए आप जब रिवीजन करने बैठेंगे, एक तो आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया देख के वीडियो, उसके बाद आपने 2 पन्ने 2.5 पन्ने में नोट्स क्रिस्प तरीके के नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स। अब जब आपका एग्जाम है तो आपको सिर्फ उठा के वो 2 पन्ने देखने, वो चीज़ें आपके दिमाग में वापस से क्लिक कर जाएंगी और आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी हो जाएगा। ये होती है अप्रोच किसी भी एग्ज़ाम को निकालने की। आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, राइट। इसको मैं पढ़ाने में, मैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको 1 महीने पढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे यही पढ़ाना हो तो मैं आपको 1 महीने ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा सकती हूँ, 1 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगा। बट हमारी एग्ज़ाम की जो डिमांड है, हम केवल उस हिसाब से काम करेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड हम 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हमारी एक प्रैक्टिस हो जाए और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने जो पढ़ा उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल रही हैं या नहीं। चलिए, और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख में स्टार्च या शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? मतलब हमारी जो बकल कैविटी होती है, जो हमारा माउथ होता है, उसमें स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? अमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या लाइपेज? अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है जो एमाइलेज है, पहली बात तो यहाँ सलाइवरी एमाइलेज नहीं लिखा है, दूसरा यहाँ पे टाइलिन ऑप्शन में है। तो आप सभी को पता है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टाइलिन है। टाइलिन मैंने आपको बताया था कि टाइलिन एंजाइम जो है आपका वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड, और कौन सी सबसे बड़ी वाली, कौन सी सबसे बड़ी? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि जो है टाइलिन निकालती है। टाइलिन हमारे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के 30% स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है उसके सिंपल फॉर्म में, राइट। पेप्सिन आपको पता है स्टमक से निकलता है। लाइपेज आपको पता है पेनक्रियास से निकलता है। एमाइलेज भी पेनक्रियास से निकलता है। अगर यहाँ सलाइवरी एमाइलेज होता तो ये भी हो सकता था क्योंकि टाइलिन का दूसरा नाम सलाइवरी एमाइलेज भी है, राइट। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा यानी पार्ट नहीं है, यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया या आंत? यकृत आप सब जानते हैं लीवर को कहते हैं, पित्ताशय गॉल ब्लेडर को कहते हैं, आंत हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं, कॉर्निया जो है बेसिकली वो हमारे आई का एक स्ट्रक्चर हमारी आंखों में पाया जाता है। तो कॉर्निया इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉर्निया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन एंड इरोप्सिन। ओके, तो जो दूध की प्रोटीन है, अब दूध में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या होती है? वो होती है लैक्टोज, राइट। लैक्टोज प्रोटीन होती है। तो पेप्सिन तो हमारा स्टमक से निकलता है, प्रोटीन डाइजेशन में पेप्सिन भी हेल्प करता है। ट्रिप्सिन हमारा पेनक्रियास से निकलता है, ये भी प्रोटीन में हेल्प करता है, लेकिन ये लैक्टोज पे काम नहीं करता है। लैक्टोज पे काम करता है रेनिन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो रेनिन होता है ये केवल बच्चों में, जो चाइल्ड होते हैं ना, चाइल्ड केवल बच्चों में ही होता है। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये रेनिन हमारे अंदर निकलना बंद हो जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दूध तो हम भी पीते हैं, डाइजेस्ट तो होता है, ऐसा तो नहीं कि पीते ही उल्टी हो जाती है। तो उसके लिए जो हमारा पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज लाइपेज है, वो हेल्प करता है एडल्ट में मिल्क के डाइजेशन के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? मतलब जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है बॉडी में खाने का, वो कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में, मुंह में, छोटी आंत में या पेट या स्टमक में? तो मैंने आपको बताया था कि मुंह में तो केवल 30% स्टार्च, बस इसके अलावा कुछ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, ठीक है। बड़ी आंत में तो हमें पता था केवल वाटर का और कुछ मिनरल्स का होता है, बाकी तो कुछ ऐसा खास होता नहीं है। पेट में केवल डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन का कोई सीन नहीं है। तो बचा छोटी आंत। छोटी आंत में मैक्सिमम डाइजेशन भी होता है प्लस एब्जॉर्प्शन भी होता है। हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन प्लस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, लार किसके पाचन में सहायक होती है?
प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा। कई बार पूरे सेशन में कई बार मैंने बोला कि 30% स्टार्च, 30% कार्बोहाइड्रेट लार से डाइजेस्ट होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। कौन निकालता है सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। तो स्टार्च इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ना प्रोटीन, ना फाइबर, ना फैट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई अम्ल है, उसका नाम एक्स है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये जो एक्स है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वो एक्स का नाम बताना है हमें। अमाशय, अमाशय यानी कि हमारा स्टमक। स्टमक में मैंने आपको बताया था एक एसिड निकलता है जिसका क्या नाम है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो ये एक्स का नाम पूछ रहा है, तो एक्स का नाम हमने देख लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट में एक ही एसिड होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। सिट्रिक एसिड नहीं होता है, मेथनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, कोई ऐसा एसिड नहीं होता है। राइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया है कि हमारी छोटी आंत में होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, कि डिटॉक्सिफाई कौन करता है, यानी विषैले पदार्थ यानी जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको कौन चूस लेता है, यानी कि अलग कर देता है। तो मैंने आपको बताया था कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? हमारा लीवर, यानी यकृत हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यकृत हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है बॉडी में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो बदल देता है। ऑप्शन है हमारे, स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, वसा को वसीय अम्ल में। तो आपको पता है जो पेप्सिन है, मैंने आपको बताया है कि हमारे स्टमक से निकलता है। ठीक है, और किस पे काम करता है? इसका टारगेट क्या होता है? वो होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का जो सिंपलर फॉर्म होता है वो होता है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है कौन? हमारा पेप्सिन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्त का प्रमुख कार्य होता है, यानी कि जो बाइल होता है, पित्त नहीं होता है, ये होता है, मैं करेक्ट लिख देती हूँ, ये होता है पित्त आधा ता भी होता है इसमें। पित्त या जो बाइल जूस होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है, ऑप्शन है आपका, वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज होना, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पाइसीकरण, या ये सभी। तो ये जो आपको पहले दो ऑप्शन दिख रहे हैं सभी में देखिए वसा शब्द है, और हमने ये पढ़ा भी है कि जो बाइल है वो वसा पे मेनली फंक्शन करता है। ठीक, लेकिन ये वसा का डाइजेशन नहीं की, फैट का डाइजेशन नहीं करता है। ये जो दो ऑप्शन है ये डाइजेशन के बारे में है। ठीक है, ये डाइजेशन के बारे में है, यह तो बिल्कुल ही गलत होगा। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन नहीं होता है, वसा का वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में होता है। तो ये जो है ये ऑप्शन ये सही है किसके लिए? पैनक्रियाज के लिए, पैनक्रियाज के लिए, ये पैनक्रियाज के लिए सही है। ठीक है, ये आपके स्टमक के लिए सही, और ये वाला तो ऑप्शन ही गलत है किसी भी रूप में। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो पित्त है, बाइल है, उसका काम डाइजेशन में नहीं होता है, उसका काम होता है फैट के इमल्सिफिकेशन में। राइट, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी वसा के पाइसीकरण में। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सभी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, वसा का पाइसीकरण इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के लिए इतना ही। मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एक तरीके से आपके एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हो गया है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर डाइजेशन से रिलेटेड आता है तो इसके बाहर वो नहीं आएगा। अगर आप इसके अच्छे से क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, डायग्राम सहित बना लेंगे तो और अच्छी बात है, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। और अगर फैक्चुअल रटना है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो मैं कहूँगी कि डायग्राम सहित थोड़ी सी मेहनत करके आप बनाएं और
उसका अच्छे से प्रेजेंटेशन करें अपने नोट्स, क्योंकि नोट्स हमें लाइफ टाइम काम आते हैं। अपने हैंड रिटन नोट्स, जो आप किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में डबल वो स्टोर होती है। अपने हैंड का लिखा हुआ जो चीज़ होती है उसको आपको पढ़ने में भी आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठें, नोट्स बनाएं, क्योंकि हम लोग भी प्रिपरेशन करते हैं और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रिपरेशन में। क्योंकि जब एग्ज़ाम के 10 दिन बाकी होते हैं तो हम उठाकर पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं जो हमने हाईलाइट किया होता है, क्योंकि इंसान का नेचर होता है जब आप बुक पढ़ने बैठेंगे ना, आपको लगेगा ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, कुछ भी छोड़ने का मन नहीं करता है, चाहे आपने जितना हाईलाइट किया हो, राइट। बट नोट्स ऐसी चीज़ होती है जिससे बाहर आप नहीं जाते हो, आप इतना लिखा है बस इतने में से ही आना है। तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो पुलिस का हो, इससे बाहर डाइजेशन से कुछ नहीं आना है, इतना ही आपको पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, राइट। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए एक कितनी मेहनत लगती है, अभी इतनी 24-25 स्लाइड्स बनाने में कितना टाइम लगता है, फिर उसके प्रेजेंटेशन में टाइम लगता है, हम भी अपना कितना इम्पोर्टेंट टाइम देते हैं। तो अगर आप भी लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें भी तो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलेगा ना। तो जब हम मोटिवेट होंगे तो हम और अच्छा काम करेंगे, तो और आप तक और अच्छा कंटेंट पहुंचाएंगे और ज़्यादा जल्दी पहुंचाएंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।